ओके नाउ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो बेसिकली आप उसकी पैथोलॉजी को समझने के लिए 6 चीज़ों को एक साथ लिंक करें आप, और उसके बारे में ब्रीफ ही सही नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, बोन की टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, द टाइप ऑफ बोन्स। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कि लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, न्यूमेटिक, एस्ट्रेट्रा, सिस्मॉइड वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ फिर बोन का स्ट्रक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से फिर पैथोलॉजी स्टार्ट होगी। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कि बोन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेसिक हिस्टोलॉजी एक डायग्राम में अगर आपको समझ में आ जाए सफिशिएंट है कि कॉम्पैक्ट बोन क्या है, कैंसलस बोन क्या है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, इट हैज़ द ग्राउंड सब्सटेंस, इट हैज़ द कोलेजन, इट हैज़ द सम इलास्टिक फाइबर्स आल्सो, बट मोस्ट ऑफ देम आर द कोलेजन। वो कोलेजन के अलग अलग फाइबर्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, जो स्ट्रांग होते हैं टाइप 1 वो खास तौर पे यहाँ आएंगे। एंड देन इन सम ऑफ देम यू हैव टू डील विथ सम ऑफ द सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। लेकिन उसके साथ एडिशनली सेल्स भी होते हैं जिनको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। अब इनका बैलेंस है और उसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी, जैसे हमें पता है कि वन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर रीमॉडलिंग एंड अनदर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर रिजॉर्प्शन। तो रिजॉर्प्शन होती जाएगी, फिर रीमॉडलिंग होती है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। तो वो सेल के स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, उसके सेल्स वगैरह, तो कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से बोन को क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद 2 चीज़ें यहाँ पर एक और हैं, एक है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, बोन के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्या सोर्सेज हैं कैल्शियम के, कैल्शियम हम कैसे इंजेस्ट कर रहे हैं और वो बॉडी में, इंटेस्टाइन में वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज़ द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो थोड़ा बहुत कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में पता हो, पैथोलॉजी यहाँ से डिस्कस होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसको लेके फिर 2 डिजीजेस डिस्कस होंगी, ऑस्टियोमलेशिया एंड द रिकेट्स। और फिर यही नहीं, फिर उसके बाद 2 और हार्मोन्स यहाँ पर इंडक्ट करेंगे आप, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। इन 6 एलिमेंट्स का बेसिक नॉलेज स्टूडेंट को होना बड़ा ज़रूरी है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए, स्केलेटल को समझने के लिए, उसकी पैथोलॉजी समझने के लिए। और मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका था, बोन के टाइप्स हमने किए, फिर हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन देखा कि कॉम्पैक्ट, कैंसिलस कैसे हैं, कनेक्टिव टिश्यू कैसे डेवलप होता है, कनेक्टिव टिश्यू में कैसे ग्राउंड सब्सटेंस है। लेकिन कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं जिनके ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जिसको मिनरलाइजेशन कहते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट साल्ट, वो बोन में ज़्यादा होगा। इस वजह से वो स्ट्रांग होकर बिल्कुल हार्ड बन जाता है, स्टोनी हार्ड, ये उसकी वजह से होता है, वरना तो ग्राउंड सब्सटेंस हर जगह मौजूद है। और यहाँ पर फिर हमने देखा कि फिर कैल्शियम और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म आपको दिखाया मैंने किस तरीके से यहाँ पर होगा। और फिर विटामिन डी में भी हमने डिस्कस किया कि विटामिन डी ये बेसिकली आपको या तो नेचुरल सोर्स से मिलेगा, आपको सिंथेसाइज होगा ड्यू टू द अल्ट्रावायोलेट रेज एक्सपोजर। और विटामिन डी बेसिकली एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, वन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ए, डी एंड विटामिन के, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, डेवलप्स फ्रॉम एंड डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ये स्टीरॉयड है। तो विटामिन डी एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन D2, D3 वगैरह, और इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने D3 बताया आपको, कोलीकैल्सिफेरॉल। ये कोलीकैल्सिफेरॉल आपको सनलाइट के एक्सपोजर से मिलेगा, लेकिन आप उस सनलाइट के एक्सपोजर, आप उसके आसरे न बैठें, आप ये आपको बाहर डाइट से लेना होगा, न्यूट्रिशन से, जिसमें विटामिन डी होगा। लेकिन मैंने बताया आप उस आसरे पे भी ना बैठें, क्योंकि किसी डाइट के अंदर, किसी न्यूट्रिशन में इतना विटामिन डी नहीं है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो हर हाल में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने होंगे, वो चाहे सिंथेसाइज हो
चाहे न्यूट्रिशन से लें, चाहे आप वो सप्लीमेंट से लें, वो फिर भी एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। तो कोलिकैल्सिफेरॉल इज एन इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव विटामिन। वो बॉडी में जाके एक्टिवेट होगा, चाहे वो आपके स्किन में डर्मिस के, एपिडर्मिस के अंडर सरफेस से विथ अल्ट्रावायोलेट रेज एक्सपोजर मिले, चाहे डाइट से मिले, चाहे सप्लीमेंट से मिले, ये फिर भी इनएक्टिव होगा। ये एक्टिव होगा तब जब वो एक दफ़ा लिवर से गुजरेगा और दूसरी दफ़ा वो किडनी से गुजरेगा, तब जाके वो होगा एक्टिव, तब जाके दिखाएगा वो अपना काम। और काम इसका क्या है? काम इसका है टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टीन। ये मैंने उस दिन आपको मेरा ख्याल है बताया था कि कोलिकैल्सिफेरॉल 2 जगहों पर कैसे हाइड्रोक्सिलेट हो जाता है, बताया था मैंने ये जी। अब ये एक्टिव हो गया, रीएब्जॉर्प्शन, आपकी एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की ये करा देगा आपको। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट जब भी हम लेते हैं, उमूमन विटामिन D3 भी साथ ले लेते हैं हम। और उसके बाद जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम द इंटेस्टीन, वो ब्लड में ज़रूर आएगा, लेकिन फौरी तौर पे ये आपके काम नहीं आएगा, ये पहले स्टोर होगा। जैसे ना कोई फंड्स आते हैं आपके पास तो पहले बैंक में पहले डिपॉजिट होते हैं, सीधा कैश नहीं आता है आपके पास। तो यहाँ पर जो कैल्शियम आप लेते हैं ये सीधा आपके यूज़ में नहीं आएगा फ़ौरन, ये पहले स्टोर होगा। वो स्टोरेज के लिए सबसे बड़ा बैंक बोन्स है, तो बोन्स में वो स्टोर होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा करके आपके काम आता रहेगा और इसका फ़ायदा बोन भी ले लेगा और उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जैसे बैंक होता है, बैंक आपका तो काम करता है, ये बैंक का खुद भी काम हो जाता है कि बैंक फिर डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, बैंक स्टेबल हो जाता है ये, और साथ में आपका भी काम हो जाता है, आपके फंड्स इधर से उधर आते रहते हैं। तो बैंक स्टोर कर लेता है, यानी बोन स्टोर कर लेता है कैल्शियम को। अब जब ज़रूरत पड़ेगी आपको तो एटीएम डालेंगे, आपके थोड़े से पैसे करेंसी आपके जेब में आ जाएगी। इसके लिए फिर आपको एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हार्मोन है ये पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? ये जब जब ज़रूरत पड़ेगी आपको कैल्शियम की, तो ये पैराथायराइड हार्मोन बोन पे आके एक्ट करेगा और बोन पर उधर रिजॉर्प्शन को बढ़ाएगा, यानी वो मौजूद जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो उसको वहाँ से स्क्रैप करवाने का काम करेगा। और ये काम कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा के आपको कैल्शियम अवेलेबल करा देगा। लेकिन जब ये कैल्शियम अवेलेबल कराएगा तो ये अकेला कैल्शियम अवेलेबल नहीं कराता है, जब उसको स्क्रैप करता है तो फिर कैल्शियम भी स्क्रैप होके आ जाता है और साथ में फास्फेट भी हो जाता है, वो भी उतर के आ जाता है। तो पैराथायराइड हार्मोन के एक्शन से ब्लड में या प्लाज्मा में या सीरम में सिर्फ कैल्शियम बढ़ेगा कि फास्फेट भी बढ़ेगा? समझ? तो कैल्शियम और फास्फेट दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये कैल्शियम और फास्फेट दोनों बढ़े हुए, आपको कैल्शियम और फास्फेट दोनों बढ़े हुए प्लाज्मा में मिलते हैं, तो ये अकेले नहीं घूमते, ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना के कैल्शियम फास्फेट बन जाता है। ये कैल्शियम फास्फेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें कैल्शियम अकेला है कि कैल्शियम को फास्फेट ने बाउंड कर दिया है, लेकिन आपको ज़रूरत में ये आयोनाइज्ड फ्री कैल्शियम आपके ज़रूरत में था, आपके ज़रूरत में वो कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो अभी आप उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हो ये तो फिर बेकार हो गया, ये तो कैल्शियम जो आपने स्क्रैप किया ये तो आपके काम ही नहीं आएगा। कैल्शियम के बहुत सारे काम हैं, फॉर क्लॉटिंग पर्पस, फॉर कंट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो इस हालत में तो आपके काम नहीं आएगा। इसका मकसद ये है कि इस काम को ठीक करने के लिए भी वंस अगेन पैराथायराइड हार्मोन आएगा, इनको मिलने ही नहीं देगा। ये काम भी पैराथायराइड हार्मोन को करना है, क्योंकि ये गलती इसी ने की है, पैराथायराइड ने, पर स्क्रैप द कैल्शियम एंड फास्फेट बोथ। अब इनको दोनों को मिलने भी न दे, ये काम भी पैराथायराइड हार्मोन करेगा। आप जरा कैसे, ये दोनों के दोनों जो आपको कैल्शियम और फास्फेट मिलते हैं, ये आपने देखा होगा कि जो आपका नेफ्रॉन होता है, क्योंकि ये प्लाज्मा जो आपका किडनी से फिल्टर होगा, जब जैसे यूरिन बनता है तो जब किडनी से फिल्टर होगा तो ये देखें आपका ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से वापस चला गया, लेकिन इस दौरान क्या होगा? फिल्ट्रेशन।
और फिल्ट्रेशन सिर्फ वाटर होगा कि कैल्शियम और फास्फेट भी फिल्टर हो जाएंगे? तो कैल्शियम और फास्फेट भी फिल्टर होंगे यहाँ से। तो कैल्शियम एंड फास्फेट ये भी फिल्टर होंगे। ये फिल्टर होके हमें लगेगा कि ये क्या बन जाने वाले हैं? यूरिन। यूरिन में बाहर खारिज हो जाएंगे। आप कहेंगे यूरिन में बाहर खारिज हो गए तो मेरे किस काम के? ये तो निकल गए बाहर। एक्चुअली जैसे ये नेफ्रॉन से पास हो रहे होंगे, पैराथायराइड हार्मोन की वजह से एक और काम होगा कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन बैक इनटू द ब्लड बढ़ जाएगी और फास्फेट की रीएब्जॉर्प्शन बैक इनटू द ब्लड इनहिबिट हो जाएगी। यानी कैल्शियम तो रीएब्जॉर्ब होके वापस चला जाएगा, फास्फेट रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। और अगर फास्फेट रीएब्जॉर्ब न हो सका तो फास्फेट कहाँ निकल जाएगा? यूरिन में। और क्योंकि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गई तो यूरिन का कैल्शियम कहाँ वापस चला जाएगा? ब्लड में। अब थोड़ी देर बाद जब ब्लड पे नजर डालोगे तो उधर कैल्शियम होगा इंक्रीज्ड और फास्फेट होगा डिक्रीज। तो कैल्शियम इंक्रीज होने की वजह से आपको कैल्शियम की लेवल मिल जाएगी। फास्फेट को किसे नहीं मिलने दिया आपने? फास्फेट को यूरिन में पास करा दिया। इसको फास्फेटोयूरिक इफेक्ट कहते हैं। ये काम किसने किया? पैराथायराइड हार्मोन ने किया। अगर खुदा न खास्ता पैराथायराइड हार्मोन जो आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स बनाते हैं वहां से सिंथेसाइज होता है, अगर उस पैराथायराइड ग्लैंड जो आपके थायराइड ग्लैंड के साथ बैठे होते हैं, 4 छोटे से ग्लैंड्स, थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड जो बहुत बड़ा ग्लैंड है उसके पीछे 4 छोटे से ग्लैंड्स बैठे हुए हैं जिनका नाम है क्या? पैराथायराइड ग्लैंड्स। उनको पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। और वो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये सिंथेसाइज करते हैं पैराथायराइड हार्मोन। और उसका ये काम अभी अभी आपने देखा। अगर पैराथायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन बढ़ जाए, अगर इसका एडिनोमा या ट्यूमर हो जाए, तो पैराथायराइड हार्मोन की सीक्रेशन जब बहुत ज़्यादा ह्यूजली बढ़ जाएगी तो वो बोन से कम कैल्शियम रिमूव करेगा कि ज़्यादा कैल्शियम रिमूव करेगा? तो वो जो ज़्यादा कैल्शियम रिमूव करेगा तो वो बोन्स आपके इसी हालत में रहेंगे कि वो बोन्स ज़्यादा पोरस हो जाएंगे। तो जब बोन पोरस हो जाएंगे तो बोन का जो मास है वो सेम रहेगा कि कम हो जाएगा? और उसकी डेंसिटी सेम रहेगी कि और कम हो जाएगी? इसको हम कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका आदि ऑस्टियोपोरोसिस। और शक्ल हो जाएगी तकरीबन ऐसी। ये देख रहे हैं आप नॉर्मल आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखें नॉर्मल है। इसमें आपको मिनरलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त मिल रही है, लेकिन देखिए ये खाली खालीपन जैसे। ये यहाँ से क्या हुआ है? एक वजह पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज होना, ट्यूमर हो जाना, या पैराथायराइड हार्मोन, तो उसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसकी वजह से क्या करेगा? स्क्रैप करता रहेगा और आपको छोटे छोटे सुराख इस तरीके से मिलेंगे। थोड़े बहुत तो वैसे ही होते हैं, अब यहाँ से मिलेगा। ये बोन वैसा भारी रहेगा इंटेंसिटी के हल्का हो जाएगा, और ये हल्का हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी, ऊपर से प्रेशर पड़ा तो इसका फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो बोन की क्या हो गई है? डीमिनरलाइजेशन हो गई है। और बोन की डीमिनरलाइजेशन भी हो गई है, साथ में बोन का वॉल्यूम, उसका मास कम हो गया है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रही, इंटीग्रिटी उतनी नहीं रही, प्रेशर की वजह से वो जल्दी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं इसके। और कभी कभी तो उसके फ्रैक्चर्स होते रहते हैं और पेशेंट बहुत देर से आता है जब उसको पेन शुरू हो जाता है, वरना छोटे छोटे फ्रैक्चर होते रहते हैं। वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, इवन काफ़ी दिनों तक आते ही नहीं है पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस के साथ ज़्यादातर, तो अनटिल के उनको पेन शुरू ना हो जाए। या कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर स्टेबिलिटी ख़त्म, वो फिर बेड रिडन हो जाते हैं, तब जाके पेशेंट आते हैं डॉक्टरों के पास, ये जो खास तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स। तो ये पैराथायराइड हार्मोन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है जस्ट पैराथायराइड हार्मोन, क्योंकि हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है क्लासिक टाइप, जो आम हालात में उन औरतों में ख़ास तौर पे होता है जो मेनोपाज के करीब होती हैं या मेनोपाज क्रॉस कर चुकी होती हैं, जिनके ओवरी एट्रोफी हो जाती है और ईस्ट्रोजन की सप्लाई बंद हो जाती है। और जब ईस्ट्रोजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर वो आपको पता है कि ईस्ट्रोजन का काम है टू प्रोलिफरेट, तो प्रोलिफरेशन नहीं होती, और प्रोलिफरेशन नहीं होती तो कोलेजन वगैरह इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो कोलेजन जब नहीं बनता तो बोन का मास कम हो जाता है, और मास कम हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाते हैं बोन, थोड़ी प्रेशर के साथ फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं इसके। ये ख़ास तौर पे इस किस्म की जो चीज़ होगी वो ईस्ट्रोजन की वजह से हो सकती है, ईस्ट्रोजन विथड्रॉल की वजह से।
लेकिन कुछ ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एज के हिसाब से भी हो सकती है, सेनाइल चेंजेस जो आती हैं, जो जैसे एजेड है बंदा, जैसे एज गुजरेगी तो आप देखेंगे उसके बोन्स का मास भी कम होता जाएगा, उसकी फ्रेजिलिटी भी बढ़ेगी और इवन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं यहाँ पर। ये टाइप 2 है, वो एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, ये एज रिलेटेड है। लेकिन क्या सिर्फ ये 2 टाइप्स होंगी? इसको हम प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। ये जो आम हालात में क्लासिक जो होती है, जैसे ईस्ट्रोजन विथड्रा हो गई, अगर ईस्ट्रोजन विथड्रा हो गई तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? ईस्ट्रोजन बाहर से। इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, HRT। भाई जिस औरत में वे ईस्ट्रोजन के विथड्रॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है तो उसका इलाज भी क्या होगा? तो गिव द ईस्ट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड, ईस्ट्रोजन बाहर से दे दो, एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन माना सप्लीमेंट दे दो इसको हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, HRT। इसका हल यही होगा, भाई जो बीमारी है उसी का वही हल है। तो ये आप ये देख सकते हैं। यहां पर जो सेनाइल चेंजेस आएंगी उनको भी दिखाता हूं, लेकिन एक वो होगा जिसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसका तो बाकायदा काज होगा। एक काज अभी अभी बताया ना मैंने, क्या? हाइपर पैराथायराइडिज्म। पैराथायराइड हार्मोन्स जब ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो बोन के ऊपर से कैल्शियम को उतारना शुरू करेंगे, तो बोन वैसा ही स्ट्रांग रहेगा कि वीक हो जाएगा। अब की बार काज का पता चल गया हमें, तो फिर ये प्राइमरी नहीं हुई, ये फिर सेकेंडरी हो गई। इसका इलाज क्या होगा? क्या मैं एस्ट्रोजन दे दूं? नहीं, इसका इलाज है कि इसको, इस डिजीज को ट्रीट करो। देखो यहां पर कि पैराथायराइड का क्या मसला है, उस पैराथायराइड के इस मसले को हल करो। ये सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है। और सिर्फ सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में सिर्फ ये मसला नहीं है, और भी मसले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थायरोटॉक्सिकोसिस। पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, थायराइड हार्मोन्स की लेवल बहुत बढ़ गई है। अब थायराइड हार्मोन्स की जब लेवल बढ़ जाती है तो मेटाबॉलिक रेट स्लो रहता है कि इंक्रीज हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज हो जाता है तो उस मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, फैट को तोड़ना है। सिर्फ फैट को तोड़ना है कि प्रोटीन को भी तोड़ना है, ताकि उसके अमाइनो एसिड को तुम यूज कर सको, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है तुम्हारा। और तो प्रोटीन को जो तोड़ोगे तो ये जो कोलेजन है, क्या ये प्रोटीन नहीं है? क्या ये जो बोन के अंदर कोलेजन है, दे आर आल्सो प्रोटीन। तो क्या बोन के अंदर उस कोलेजन को छोड़ेगा कि उसको भी तोड़ेगा? ये जब उसको तोड़ेगा तो वो बोन आपका स्ट्रांग रहेगा कि वीक हो जाएगा? तो थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट में भी बोन वीक हो जाते हैं, फ्रैक्चर चाहे ना भी हो, बोन उसके अंदर भी वीक हो जाता है, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। आपको डायग्नोस करना होगा। और इस किस्म की ऑस्टियोपोरोसिस फिर क्लासिक वो प्राइमरी है कि ये भी सेकेंडरी है? Another secondary cause of osteoporosis is hyperthyroidism, thyrotoxicosis। फिर एक और हार्मोनल प्रॉब्लम, कार्टिकोस्टेरॉइड की लेवल बढ़ जाए। एडिनल कार्टेक्स का एक हार्मोन है जिसका नाम है कार्टिसोल। और कार्टिसोल का क्या काम होता है? कार्टिसोल एक लाइफ सेविंग हार्मोन है जो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज प्रोवाइड कैसे करेगा? आप सुबह को खाना खा के आ गए, जो एनर्जी आपने ली ग्लूकोज की शक्ल में, वो 10-15% तो उस वक्त खाने के दौरान और 1 घंटे में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन अगला खाना आप 8 घंटे बाद खाते हैं, इस दौरान जो 6-7 घंटे हैं, इसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? वो जो सुबह को नाश्ता आपने लिया है उसका ग्लूकोज स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इन 6 घंटों के दौरान जो आपको थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? ग्लाइकोजन से। और ग्लाइकोजन आपको पता है ना कि ये पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जुड़ के बड़ी चेन बनाते हैं, इसका नाम ग्लाइकोजन होता है। इसका मकसद है कि ग्लूकोज आपके बॉडी में स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो लिवर में होता है। लेकिन 6 घंटे नाश्ते के बाद अंटिल के मील आ जाए दोपहर में लंच का, इस दौरान 6 घंटे में आपको ग्लूकोज चाहिए ब्रेन को, वेरियस एरियाज को, तो वो कहाँ से लाएंगे? इस ग्लाइकोजन से। ये तो लिवर में छुप के बैठा हुआ है, इसको तोड़ेगा, ग्लूकोज 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 के मॉलिक्यूल बनाएगा। कौन? कार्टिसोल। तो कार्टिसोल क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ के आपको ग्लूकोज के फ्री मॉलिक्यूल्स देता है, एनर्जी आपकी चलती रहती है। कितनी? 8 घंटे तक। लेकिन आपने 8 घंटे तक भी खाना नहीं खाया, अगर जैसे फास्टिंग रोजा होता है जैसे,
तो वंस अगेन अब यही कार्टिसोल जो कार्टेक्स से आता है, हमारे एड्रिनल कार्टेक्स है, यही कार्टिसोल एक और काम करेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो मौजूद है फैट उसको तोड़ेगा। उसको तोड़ेगा तो आपको पता है कि इस फैट को हम क्या कहते हैं, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में क्या होता है, ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल माने 3 कार्बन एटम और उसके अंदर ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसके साथ लगा हुआ है क्या, फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड। ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, आम फैट जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल फैट। अब क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत है, 8 घंटे तक आपने खाना नहीं खाया, तो ये कार्टिसोल जारी रहेगा और कंसंट्रेशन इसकी बढ़ेगी, और ये इस ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ेगा। यहां से तोड़ा, फ्री फैटी एसिड हो गया, इधर से तोड़ा, एक और फ्री फैटी एसिड, यहां से तोड़ा, एक और फ्री फैटी एसिड, और ये क्या लगेगा, ग्लिसरॉल। इसका मकसद है कि एक ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 4, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। इनको आप चेंज कर दोगे किसमें, वो ग्लिसरॉल चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। ये एनर्जी बढ़ाएगा आपको अगले 6-7 घंटे तक, तब तक आपकी इफ्तारी का टाइम आ जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता ये मामला फास्टिंग का नहीं है, आपको भूखा रखा गया है, 16 घंटे गुजर चुके हैं, आपको जिंदा तो रहना है, ग्लूकोज की जरूरत है। सेम कार्टिसोल जिसने पहले लीगली ग्लाइकोजन को तोड़ा आसानी से, अब जब जरूरत पड़ी तो उसने फैट को तोड़ा, अभी भी जरूरत है क्योंकि अभी भी खाना आपको नहीं मिला, तो अब ये प्रोटीन को तोड़ेगा। और प्रोटीन को तोड़ के, और प्रोटीन किस चीज के बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड। अब इनको तोड़ेगा, अब जब इनको तोड़ेगा तो ये अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और मोस्ट ऑफ देम ये लिवर में आएंगे, लिवर उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। आपको जिंदा जो रखना है, लेकिन जिंदा किस कीमत पर, प्रोटीन की कीमत पर। ये प्रोटीन को तोड़ेगा तो मसल आपके वीक हो जाएंगे, और इसके साथ साथ क्या सिर्फ मसल वीक हो जाएंगे कि बोन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि बोन पे भी तो कोलेजन है। आम हालात में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर एड्रिनल कार्टेक्स का कोई ट्यूमर हो गया है जिसकी वजह से कार्टिसोल की बहुत बड़ी लेवल आपको मिल रही है ट्यूमर की वजह से, जैसे मैंने बताया ना आपको कि पीटीएच बढ़ गया एडिनोमा की वजह से, तो भी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस का मसला, थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ तो भी मसला। अगर कार्टिसोल की लेवल बहुत बढ़ गई बिकॉज ऑफ द एड्रिनल कार्टेक्स ट्यूमर, तो भी वही मसला ऑस्टियोपोरोसिस का। और ये होती है वो डिजीज, जो सिंड्रोम जिसका नाम होता है कुशिंग सिंड्रोम, ये सुना होगा आपने। क्या बढ़ जाता है उसमें, कार्टिसोल बढ़ जाता है। तो कार्टिसोल के बढ़ने से, थायराइड हार्मोन के बढ़ने से, यानी कुशिंग सिंड्रोम हो, थायरोटॉक्सिकोसिस हो, या पैराथायराइडिज्म हो, हाइपर पैराथायराइडिज्म, तीनों की वजह से आपके बोन्स जो हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। लेकिन ये सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा आपको कि ये मसले थे। लेकिन अगर मसला प्राइमरी है तो वो सीधा सीधा ओल्ड एज में या मेनोपास के बाद उन औरतों में ये बाकायदा डिफ्रेंशिएट करने होंगे कि ये प्राइमरी में एस्ट्रोजन की विथड्रॉल की वजह से है, सेनाइल चेंज है यानी एज रिलेटेड चेंज है, कि ये सेकेंडरी मसला है। जो होगा उसी की ट्रीटमेंट होगी। अब यहाँ पर हम देखें कि ये ऑस्टियोपोरोसिस तरीके से, अब आप यहाँ पे इसका देखें, आप प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स देखें इसको, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मसले क्या होंगे इसके। मैनेजमेंट में हम इतना नहीं जाएंगे, पैथोलॉजी में हम मैनेजमेंट में नहीं जाते, वो एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखें कि ये ऑस्टियोपोरोसिस, अब देखें ये बोन देखें नॉर्मल, और ये देखें बोन ऑस्टियोपोरोटिक। ये हेल्दी बोन है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। अब खुद देखें ये ज़्यादातर मिनरलाइज्ड है ये पूरा, और यहाँ से देखें पोर्स हो गए हैं यहाँ पर, ये क्लासिक पोर्स है यहाँ पर। इसमें क्या हो जाएगा, बोन की डेंसिटी कम, इनकी स्टेबिलिटी कम, फ्रेजिलिटी ज़्यादा, और उसके नतीजे में फिर फ्रैक्चर्स के चांसेस हैं यहाँ पर। और जब ये आप यहाँ पे एबनॉर्मली, तो बोन्स एबनॉर्मली पोरस बन जाएंगे, और इनके अंदर वो कंप्रेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे जैसे स्पॉन्ज होता है। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि जैसे स्पॉन्ज की तरह, लेकिन ऐसा जैसे ना किसी लकड़ी को दीमक अंदर चाट जाए और आप देखेंगे बाहर से नजर आएगा बिल्कुल ठीक, और ऐसे करें तो क्रम्बल हो जाएगा, लगभग वैसा ही हाल है इसका। और इसी को यहाँ पर आप देखें, ये बोन की हालत देखें, अभी ये तो कुछ बेहतर हालत में है, ये आप देख रहे हैं। और इसको जब आप यहाँ पे देखोगे तो है क्या, बोन का मास कम हो जाएगा, इसके अंदर
बोन के टिश्यू में आर्किटेक्चरल कमी आ जाएगी, साथ में फ्रैक्चर्स इसके आसानी से होते जाएंगे। ये उमूमन क्या होता है कि बोन नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मली ये बोन के अंदर मिनरलाइजेशन तो नॉर्मल होती है। ये बोन का मसला क्या है? ये बोन का मसला कैल्शियम का है कि कोलेजन का है? कनेक्टिव टिश्यू में आपको पता है कि एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें मिनरल्स वगैरह हैं और उसके साथ सेल्स हैं और साथ में पड़ा हुआ है आपका कोलेजन फाइबर्स। ये मसला ज़्यादा किस चीज़ का है? ये मिनरलाइजेशन का मसला नहीं है इतना जितना कोलेजन का मसला है, क्योंकि कोलेजन की प्रोलिफरेशन नहीं हो रही है। कोलेजन प्रोटीन के बने हुए हैं और वो प्रोटीन टूट रहा है ज़्यादा, या तो बन ही नहीं रहा है इतना एस्ट्रोजन के विथड्रॉल की वजह। मिनरलाइजेशन तुम्हें ऑलमोस्ट नॉर्मल लगेगी क्योंकि कैल्शियम का तो मसला है ही नहीं, कैल्शियम का मसला नहीं है। मिनरलाइजेशन तुम्हें नॉर्मल लगेगी, लेकिन बोन का मास जो होगा वो इतना नहीं होगा क्योंकि बीच में जो कोलेजन है ये बन नहीं रहे हैं। तो कोलेजन की प्रोलिफरेशन यहाँ कम हो जाती है और इसकी वजह से आप देखें यहाँ पर उमूमन कि मिनरलाइजेशन आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलेगी। मिनरलाइजेशन होगी, मिनरल्स होंगे, कैल्शियम होगी, कैल्शियम का मसला नहीं। कैल्शियम अगर कम हुआ, कोलेजन सही हुआ, जैसे पिलर के अंदर सरिये तो तुमने सही डाले हैं, कंक्रीट सही नहीं डाली, उसमें सीमेंट कम डाला है, तो फिर मसला होगा कि बोन सॉफ्टर हो जाएगा। वो फिर ऑस्टियोमलेशिया है या फिर रिकेट्स है, उसमें मिनरलाइजेशन का मसला होता है, कोलेजन का नहीं होता। इसमें कोलेजन का मसला है, मिनरलाइजेशन का इतना बड़ा मसला नहीं है। मिनरल सही हैं, कैल्शियम भी सही है, विटामिन डी भी ठीक है तुम्हारा, लेकिन बोन फिर भी वीक है। तो मसला किसका है? कोलेजन का है। और इसी को यहाँ पर हम देखेंगे कि बोन इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। और इसके अंदर आप यहाँ के पैथोजेनेसिस क्या है? द अमाउंट ऑफ द बोन विल बी ऑब्वियसली लेस बिकॉज द कोलेजन मास इज लेस। तो स्केलेटन जो होगा अपनी इंटीग्रिटी और इसकी स्ट्रेंथ बरकरार नहीं रह सकेगी। ये खास तौर पे कैंसिलस जो बोन होता है ना, ये जो एंड में बोन होता है, शेफ्ट वाला नहीं, जहाँ पर कॉम्पैक्ट है वो नहीं, जहाँ पर कैंसिलस है, जहाँ से ये आप यहाँ पे देखें, ये है आप। और कैंसिलस बोन का मकसद ये हुआ कि ये देखें यहाँ पे आप, उसमें ये हेड आ गया, नेक आ गया, अपर एंड आ गई। फिर जो आप शेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ कॉम्पैक्ट ज़्यादा है, कैंसिलस इतना ज़्यादा नहीं है, तो गड़बड़ें यहाँ ज़्यादा होती हैं। और ऐसा ही इलियक क्रेस्ट में, इलियम में, प्यूबिस में, इस जगह पर कॉम्पैक्ट कम, कैंसिलस ज़्यादा है। वर्टिब्रल कॉलम, कैंसिलस ज़्यादा है, तो मसला यहाँ ज़्यादा होगा। आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम दिखाता हूँ। तो हिट कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी? एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, फीमर में ये, हिप बोन्स के इलियम, प्यूबिस, स्चियम वगैरह। ये एक्सियल स्केलेटन जो सेंटर वाला देख रहे हो उसमें वर्टिब्री ज़्यादा, ये एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। और उसका कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या होंगे, साइंस सिम्टम्स, ये चल के आपको दिखाते हैं आप। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से ये आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो ऐसे हालात में क्या होगा, जो उसकी रेट होगा, उसका रिजॉर्प्शन का जो रेट है यहाँ पे, द रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन तो नॉर्मल है, लेकिन द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन इज इंक्रीज। बोन स्क्रैप ज़्यादा होगा, बनेगा कम। भाई कोलेजन कम बनेंगे ना, ज़्यादा है। प्रोलिफरेशन जो नहीं हो रही है, एस्ट्रोजन जो विथड्रॉ हो गया, तो क्या कोलेजन ज़्यादा आएंगे कि कम आएंगे? तो रीमॉडलिंग बहुत स्लो होगी, रीमॉडलिंग स्लो होगी और रिजॉर्प्शन थोड़ी फास्टर हो जाएगी। तुम्हें क्या करना था? रिजॉर्प्शन को थोड़ा स्लो करना था और रीमॉडलिंग को बढ़ाना था, वो हो नहीं रहा है। तो इसमें यहाँ पर उमूमन क्या होता है कि टाइम के साथ ईस्ट्रोजन का विथड्रॉल तो होगा। भाई एक लेडी है 50 साल के बाद मेनोपॉज में जाएगी, वैसे ईस्ट्रोजन विथड्रॉ होगा, ये तो नॉर्मल बात है, इसको तो आप रोक नहीं सकते। तो होता क्या है कि बोन के मास को बढ़ाने के लिए हमें पता है कि कोलेजन कुछ कम होगा, क्योंकि ये औरत जो है वो 50 साल बाद उसकी ईस्ट्रोजन विथड्रॉ तो होगी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि होगी, तो हम उसका रिप्लेसमेंट ये ढूंढते हैं कि 30-35 साल के बाद उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स उसके बढ़ा दो। ऑस्टियोपोरोसिस के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके नुकसानात को कुछ कम करने के लिए कोलेजन तो तुम नहीं बढ़ा सकते, मिनरल्स बढ़ा दो। जैसे करते हैं ना, ये पिलर में तुमने चलो 5 सरियों की जगह पर तुमने, या 6 की जगह पर 5 डाल दिए हैं, तो चलो जो कंक्रीट डाल रहे हो उसमें सीमेंट का रेशो कुछ बढ़ा दो ताकि कंपेंसेशन हो जाए। तो वो जो लेडीज़ 50 साल बाद जो मेनोपॉज में जाएंगी, उनको पहले से ही तैयारी पकड़नी चाहिए कि 30-35 साल के बाद अपनी डाइट में कैल्शियम की सप्लीमेंट्स बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 50 के बाद उनके कोलेजन का जो रेशो है, उसके क्वांटिटी है, वो वैसे ही
कम हो जाएगी तो बेहतर हो जाएंगी वो, फिर इनको हार्मोन सप्लीमेंट थेरेपी न लेनी पड़ेगी, क्योंकि हार्मोन सप्लीमेंट थेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि उस एस्ट्रोजन की वजह से वो जो यूट्रस है जो अब श्रिंक हो गया है, काम का नहीं है, उसके अंदर का एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हो जाती है और कभी कभी इवन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन ऐसे आंखें बंद करके सबको नहीं देना चाहिए, कोशिश करके ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ना दें तो अच्छा है, और कोई तरीके अख्तियार करें। तो हर पेशेंट को भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT नहीं देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा कि ये ग्रेटर लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन से बोन्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे? वर्टिब्रल कॉलम, क्रश इंजरीज हो जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम की। ये चल के आगे वर्टिब्रल कॉलम दिखाता हूँ। वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्री की क्रश इंजरी हो जाएगी तो वहाँ से निकलती हुई जो नर्व्स हैं वो दबेंगी, और दबेंगी तो पेन शुरू होगा, रिफर्ड पेन, शियाटिका वगैरह, ये सारी चीज़ें। और ये आपके वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो साइज डिस्क की वही होगी कि कंप्रेस हो जाएगी। आहिस्ता 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 उस पेशेंट की जो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, उसकी हाइट कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो दो वर्टिब्रा के बीच में गैप है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ये दिखाते हैं आपको। तो हाइट उसकी कम हो जाएगी। क्या वो सीधा रहेगा कि बैंड हो जाएगा? कायफोसिस, इसको कायफोसिस कहते हैं। ये आस्ता आस्ता देखेंगे और आस्ता आस्ता पेन भी शुरू हो जाएगा। और पेन के बाद तो इवन क्रश इंजरी से इवन पेशेंट क्रिपल भी हो सकता है, पैराप्लेजिया भी हो सकती है यहाँ पे, अगर इसको आपने अभी से ठीक नहीं किया तो यहाँ पर उमूमन क्या होगा? सिर्फ यही नहीं, क्या सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के फ्रैक्चर्स ये होंगे कि फीमर के भी होंगे? इस किस्म की औरतें थोड़ा सा फाल हो गया ना एकदम से, नेक ऑफ द फ्रैक्चर, नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे ये लोअर एंड ऑफ दी रेडियस है, इसका फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है। ऑस्टियोपोरोटिक चेंज में 50 से ऊपर वाली औरतों में ये फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। ये फ्रैक्चर बहुत कॉमन है नेक ऑफ द रेडियस का, नेक ऑफ द ह्यूमरस का, सर्जिकल नेक का। ये सर्जिकल नेक नाम इसलिए तो पड़ा है इसका, ये नेक थोड़ी है, ये शेफ्ट है, लेकिन it is the narrow part of the shaft and is surgically important because it undergoes fracture because of the osteoporotic changes। ये ओल्ड एज में आप देखिए ये फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है और इसकी वजह से आपकी एक्सिलरी नर्व इंजर हो जाती है। ये रेडियस का जो लोअर एंड है इसको हम कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, बड़ा कॉमन। हर दिन केसेस देखेंगे आप, ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ओल्ड एज में ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये वाला। नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर कॉमन है। ये क्यों कॉमन है? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में ये एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, कायफोसिस हो जाती है, वेट लॉस, उसकी हाइट का लॉस हो जाएगा, ये सारे काम ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अब इसको आप यहाँ पे देखें कि इसके रिस्क फैक्टर्स देखें आप यहाँ पे। एक तो जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर में कुछ रेसेस में ये ज़्यादा है। दूसरे वो जो लोग लो बॉडी वेट वाले लोग होते हैं उनमें, और फैमिली हिस्ट्री। ऑस्टियोपोरोसिस की भी एक फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली के अंदर इस किस्म के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं तो ये रन्स इन फैमिलीज आल्सो, तो ना जेनेटिक प्रॉब्लम है। सबको इक्वल इंटेंसिटी का ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता, तो मीन्स इसका जेनेटिक के इफेक्ट है। दूसरा एंडोक्राइन इफेक्ट, ये सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस मैंने अभी बताया ना आपको। हाइपरगोनाडिज्म माने ओवरी जो है वो श्रिंक हो गई, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन विथड्रॉल हो गया, और ये मसला। अर्ली मेनोपॉज अगर हो गई तो कुछ औरतों में अगर 50 तक है तो चलो ठीक है, तब तक उसका मास डेवलप होता रहता है, लेकिन अगर वो 40 और उससे भी कम एज में अगर मेनोपॉज हो गया तो विथड्रॉल बहुत क्विक हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस के चेंज। अभी थायरोटॉक्सिकोसिस मैंने बताया, उसके बाद हाइपर पैराथायराइडिज्म और अभी कुशिंग सिंड्रोम। ये जो हैं ये हार्मोनल, ये सब सेकेंडरी हैं, लेकिन ये वाला जो होगा दिस इज एक्चुअली प्राइमरी, क्लासिक टाइप। फिर ये गलत लिखा है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ में कुछ जैसे मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। जैसे मेल एब्जॉर्प्शन का मकसद ये है कि आपका अगर प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, अमीनो एसिड अवेलेबल ही नहीं हो रहे हैं, तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, कोलेजन नहीं बनेगा। इसका मकसद है कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ में भी ऐसा होता है। या फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये कुछ डिजीज़ हैं, इनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस थोड़ी सी क्विकर होती हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। कुछ ड्रग्स हैं, जैसे बाहर से अगर आप कार्टिकोस्टेरॉइड्स लेंगे, आपको पता है ना कार्टिसोल क्या है, ये कार्टिकोस्टेरॉइड है, वो आपके ग्लैंड से ज़्यादा निकलता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। लेकिन अगर आप बाहर से माउथ से टेबलेट फॉर्म में लें तो सेम चीज़ होगी ना आपको। तो कार्टिकोस्टेरॉइड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड अगर आप ये लेंगे तो भी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होती हैं। कुछ एंटी कन्वल्जेंट जो सीजर के लिए एंटी सीजर ड्रग्स लेते हैं, एंटी एपिलेप्टिक, उसमें भी कभी कभी होती है। और कुछ सेडेटिव्स अगर आपको लंबी ड्यूरेशन के लिए सेडेटिव्स अगर लेंगे तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है।
उसके साथ सब्सटेंस एब्यूज़, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, जो शराबी लोग हैं, उनके अंदर क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उसके अंदर, और स्मोकर्स में भी ज़्यादा है। दूसरा लाइफस्टाइल, जिसको पुअर डाइट होगी, जो लो कैल्शियम होगा, जिसमें इमोबिलिटी होगी। अब देखें, ऑस्टियोपोरोसिस कम होगी जितना आप मोबाइल रहेंगे, वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इससे आपके कोलेजन की प्रोलिफरेशन होगी, बोन स्ट्रांगर रहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, इतनी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी। तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग इमोबाइल होते हैं ना, जो हिलते नहीं हैं या जो इमोबाइल होते हैं, इसलिए कहते हैं कि पैसिव एक्सरसाइज कराना ज़रूरी होती हैं ताकि बोन के टेंडन से, अब देखिए जब आप वर्क करते हैं तो आपके जो टेंडन जो बोन को लगे हुए हैं, बोन को क्या करते हैं, पुल करते हैं, और इनकी पुलिंग की वजह से बोन के अंदर डायनेमिक, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है और इससे ऑस्टियोपोरोसिस कम होती है, इससे रिपेयर प्रोसेस इंक्रीज होता है, इससे आपके ऑस्टियोब्लास्ट वर्क ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा कोलेजन ले डाउन करते हैं और आपके बोन स्ट्रांगर रहते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को सिर्फ ऐसे नहीं समझना कि एक्सरसाइज से आपकी सिर्फ कैलोरीज बर्न होती हैं, एक्सरसाइज से आपके बोन भी स्ट्रांग बनते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि ये बोन सारे के सारे आपके मसल्स किस पे लगे हुए हैं, बोन्स पे लगे हुए हैं। जब आप इस तरीके से वर्क करते हो तो वो किस पे पुल करते हैं, बोन्स पे करते हैं, और बोन्स पे जब पुल करते हैं तो उनका ब्लड फ्लो बढ़ता है, इससे बोन की हेल्थ बेटर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाती है इससे। तो मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक रखने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो देनी होगी, पेशेंट को इनकरेज करना होगा कि वो छोटे मोटी एक्सरसाइजेस करे, इससे ऑस्टियोपोरोसिस चेक हो सकती है, स्लो हो सकती है यहाँ पर। और उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया प्रोटीन, कैलोरी, मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन आप ले ही नहीं रहे हैं, कम ले रहे हैं, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या बोन स्ट्रांग होगा? क्या नहीं है। दूसरा, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपने सुना है इसका? एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट को, नर्वोसा कहते हैं सेंट्रली यानी इमोशनली। कुछ औरतें या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम खाएंगे अगर ज़्यादा तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो सबको होता है जहन में कि भाई मैं ज़्यादा खाऊंगी या खाऊंगा तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो एक तरह से यूँ समझ लो कि जहनी मसला हो जाए, हद से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं और खाना ही बंद कर दें, खाना ही ना खाएं, बहुत ही कम खाना खाएं, भूख दिलाएं अपने आप को, तो इसको हम कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी एपिटाइट डाउन हो जाती है, क्योंकि वो अपने जहन पे बिठा लेते हैं ये चीज़ कि मैं थोड़ा सा भी खाऊंगा मेरा वजन ना बढ़ जाए, और फिर ब्रेन इस मोड में आ जाता है कि उसकी भूख ही उड़ जाती है। इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। एक बुलिमिया भी होती है, बुलिमिया नर्वोसा, इसमें भूख ज़्यादा लगती है, लोग ज़्यादा खाते हैं और खा के उनका पेट भर जाता है, बाद में वो फिंगर से उंगली करके, गैग रिफ्लेक्स करके उल्टियाँ करते हैं, उल्टियाँ करके स्टमक खाली करके फिर खाते हैं, ये बुलिमिया कहलाती है। ये भी एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो जिसका दी बुलिमिया, ये उसका उलट है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये जो है ना, ये बिल्कुल अपने आप को महरूम रखते हैं खाने से, क्योंकि उनको ऐसा डर बैठा हुआ है कि मैं थोड़ा सा खाऊंगा मेरा वजन बढ़ जाएगा। कैलोरी कॉन्शियस होना अलग बात है, लेकिन बीमारी की हद तक ये फिर एक तरह से साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है ये, इसको एनोरेक्सिया। तो इस किस्म के लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस मौजूद होती है यहाँ पर। खाने को देख के उल्टी ऐसे नहीं आएगी, ये भी एनोरेक्सिया का ही एक टाइप है यहाँ पर। तो ये दिस विल बी एक्चुअली कहा दी एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखें, इसके मैंने बताया ना टाइप, एक तो टाइप 1 है, ये पोस्ट मेनोपाजल क्लासिक। दूसरा टाइप 2 है, ये भी ग्रेजुअल होगा और सेनाइल, ये एज रिलेटेड। लेकिन ये वाला जो है, जो दूसरे साइड से आप देखोगे सेकेंडरी, दिस विल बी सेकेंडरी टाइप, और सेकेंडरी जो होगा दिस विल बी ड्यू टू दी डिजीजेस लाइक पैराथायराइडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, या फिर कुशिंग सिंड्रोम। फिर आपको बाकायदा आपका एंडोक्रोनोलॉजिस्ट उसको डिफ्रेंशिएट करेगा कि आया ये क्लासिक टाइप है कि ये सेकेंडरी है, उसी हिसाब से उसका इलाज होगा। अब इसमें आप यहाँ पे देखिए इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स शुरू में तो होते ही नहीं है इसके, पेशेंट आता ही नहीं है। बड़ी बूढ़ियाँ जैसे होंगी ना, जो अब जैसे 50-60 की होंगी, वो कहेंगे कभी कमर में दर्द है, कभी ये है, इस किस्म की शिकायतें करेंगी, लेकिन ऐसा सच काम भी करती रहती। तो पेशेंट शुरू में तो जाते ही नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बढ़ता जाएगा। और वो जो कैंसरस बोन्स हैं, जैसे मैंने बताया आपका वर्टिब्रल कॉलम, हिप बोन्स, फीमर के अपर एंड, ये इनमें अब
क्रम्बल होना ये शुरू हो जाएंगे, ये नरम होना शुरू हो जाएंगे एक तरह से। अब ये टिपिकल यहाँ से क्या होगा, वर्टिब्रल क्रश फ्रैक्चर्स, इसके अंदर आप देखेंगे टिपिकल फीचर्स आप देखेगा। वर्टिब्रल क्रश फ्रैक्चर से क्या होगा, बैक में सीवियर लो बैक पेन, शेटिका। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये ट्रंक का जो साइज है थोड़ा सा कम। और सिर्फ यही नहीं होगा कि वजन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सीधा भी नहीं रहेगा, बैंड हो जाएगा। ये बैंड हो जाएगा, ये देखिए किस तरीके से, ऐसे सीधा नॉर्मल, या आहिस्ता आहिस्ता, और ये हाल हो गया इसका। और इतना नीचे आ जाएगा कि फिर उसको स्टिक लेनी पड़ेगी, ये काइफोसिस हो गई इसकी। अब यहाँ से आप देखें, ये क्रम्बल देखें, ये क्रश, और देखें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें ये इस तरीके से हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता देखें ये साइज़ कैसे कम हो गई, ये देखें इंटरवर्टिब्रल, ये देखें इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और जैसे ये क्रम्बल हो गया, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये देखें इसकी साइज़, इसकी साइज़ ये हो जाएंगी, तो ये ओवरऑल ट्रंक शॉर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल बंदे की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो छोटी होती जाएगी साइज़ उसकी। और सिर्फ साइज़ ही छोटी नहीं होती जाएगी, यहाँ से जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से जो रूट्स निकलती हैं उनसे बनती हुई नर्व में भी प्रेशर आएगा, रिफर्ड पेन। और रिफर्ड पेन जो है दैट विल लीड टू द शियाटिका एंड मेनी अदर थिंग्स आल्सो। और यहाँ पर ये तो वर्टिब्रल कॉलम, ये रेडियस, खास तौर पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे वो नेक ऑफ द फीमर में, रेडियस में अभी दिखाया, वर्टिब्रल कॉलम में, इसमें हिप के फ्रैक्चर्स ये बहुत कॉमन होते हैं। छोड़ देंगे आप तो ये आखिर में जाके कॉन्सिक्वेंसेस यही हैं, पेशेंट हैंडीकैप हो जाएगा अगर इसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो इसके अंदर मैंने बताया लोअर बैक पेन के साथ और वॉकिंग के प्रॉब्लम्स इसके साथ ये होंगे, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस, तो साइन सिम्टम्स आप यहाँ पे देख रहे हो। ख़ास तौर पे जिन जगहों पे हाथ लगाएंगे, क्योंकि क्रम्बल है, फ्रैक्चर्ड है वहाँ पर, तो जिन जगहों पर आपको पेन की फील कर रहे हो उस जगह पे हाथ लगाएंगे तो टेंडरनेस होगी। एक्सरे देखेंगे तो डेंसिटी कम होगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट, यानी ऑस्टियोपोरोसिस आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं, यहाँ पेशेंट किस तरीके से, ये लॉस ऑफ हाइट ओवर द टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉस ऑफ हाइट। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे फ्रैक्चर्स बढ़ते जाएंगे, डेंसिटी कम होती जाएगी, प्रेशर होता जाएगा, बैक पेन शुरू हो जाएगा। लो बैक पेन का सबसे बड़ा काज है ये ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज के अंदर। और ये नहीं होगा तो आस्ता आस्ता इवन बोन फ्रैक्चर्स भी, क्योंकि ये अब तो बिल्कुल पोरस हो गए हैं, स्पॉन्जी टाइप, ऐसे चोट लगेगी तो टूट जाएंगे। ये बहुत कॉमनली मैंने बताया, रेडियस कोलिस फ्रैक्चर बहुत कॉमन देखेंगे ओल्ड एज में आप। फीमर के फ्रैक्चर जिसको हम हिप फ्रैक्चर्स कहते हैं, बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। हर दिन आप देखिए किसी आर्थोपेडिक सर्जरी में जाके विजिट करें, आपको डेली 2-3 केस एक हॉस्पिटल में मिल जाएंगे इस किस्म के, डेली आएंगे इस किस्म के केसेस ओल्ड एज में ख़ास तौर पे यहाँ पर। और ये जनरली आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। तो मोस्ट कॉमन साइंस जो हैं ये इस तरीके से आप देखें, यहाँ से कितना गैप कितना आ गया, यहाँ मिनरलाइजेशन है, ये देखिए कोलेजन दूर दूर, इस जगह पे अभी इतने नहीं है। और ये तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखे आपने यहाँ से, ये सारी चीज़ें यहाँ इस तरीके से मुझे मौजूद मिलेंगी। आप ओवरऑल आप यहाँ पे जब देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप, ज़ाहिर है बोन से स्क्रैप हो रहा है तो यहाँ पे देखिए सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज जो है यूजुअली, क्योंकि कोलेजन का इतना मसला नहीं है, ना कोई डिजीज़ है, क्योंकि कुछ डिजीज़ होती हैं, अभी आगे चल के शायद एक आध हो, इसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, ये लाइटिक डिजीज़ होती है जिसके अंदर जैसे पेजेस्ट डिजीज़ है, मैंने बताया उसमें ऑस्टियोलाइसिस वगैरह होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको अल्कलाइन फास्फेटेज वगैरह बढ़ा हुआ नजर आएगा। आप ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है उसके अंदर, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कहीं ऐसी तो नहीं है कोई पेजेस्ट डिजीज़, कोई मल्टीपल माइलोमा। इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सीरम एंड कैल्शियम फास्फेट लेवल ये भी आपको नॉर्मल मिलेगी, क्योंकि मसला कैल्शियम का नहीं है, ये मिनरलाइजेशन का मसला नहीं, कौन उतर रहा है वहाँ से, कोलेजन है, तो क्या कैल्शियम और फास्फेट आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा क्या? नहीं, वो नॉर्मल होंगे। क्या ये प्रॉब्लम टिपिकल जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये क्या पैराथायराइड की वजह से है कि एस्ट्रोजन विथड्रॉल की वजह से? तो कोई पैराथायराइड का कोई मसला नहीं होगा अनटिल के सेकेंडरी ना हो। तो हम कर रहे हैं ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी, क्लासिकल, वो जो आम होती है, तो इसमें पैराथायराइड नहीं, T3 T4 भी नॉर्मल, कार्टिसोल लेवल में भी कोई प्रॉब्लम, कोई कुशिंग सिंड्रोम नहीं। तो इस किस्म की चीज़ें आप देखेंगे, एक्सरे देखेंगे तो एक्सरे में भी आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये फिर एक और स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री कहते हैं इसकी। आप डेक्सा स्कैन हमारे पास होता है यहाँ पर, जिसमें बोन की डेंसिटी को देखते हैं। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आपको, ये ख़ास तौर पे एक ख़ास लेवल होती है कि भाई इतनी बोन की डेंसिटी है, इसको डेक्सा कहते हैं। ये आपको हमारा जो रिसर्च लैब है ना, जो हमारा लम्स का रिसर्च लैब, उसमें डेक्सा का एक अलग से कंपार्टमेंट वहाँ पर बना हुआ है, एक सेक्शन,
उसमें डेक्सा कराते हैं उसको। डेक्सा जो है इसको कहते हैं ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीट्री, इसको डेक्सा कहते हैं। ये डेक्सा में आपको बोन की डेंसिटी बताते हैं, एक खास बोन की डेंसिटी होती है, उसका खास वैल्यू होता है, उससे कम हुआ तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म हो जाएगा और फिर उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी यहाँ पर। तो दिस विल बी एक्चुअली मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट में आपको जानबूझ के नहीं बताता हूँ क्योंकि ये फिर एडिशनल हो जाता है, ये मैं आप ज़्यादा करेंगे, लेकिन आइडिया आपको हो गया होगा कि जो मसले हैं उनको कैसे आपको एड्रेस करना है। अगर बात है हार्मोन्स की तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वरना उसको प्रिवेंट करना है तो मेनोपाज से पहले कैल्शियम की सप्लीमेंट्स इंक्रीज कर दें, या एक इंजेक्शन आती है जिसको हम बिस्फॉस्फोनेट्स कहते हैं, वो हर 6 महीने में एक इंजेक्शन लगा देते हैं, वो तकरीबन 25,000 की इंजेक्शन है एवरी 6 मंथ्स। उससे आपके कोलेजन की प्रोलिफरेशन बेटर तरीके से होती है और इससे ऑस्टियोपोरोसिस चेक हो जाता है। बिस्फॉस्फोनेट्स कहते हैं इसको, प्रोलीन की इंजेक्शन आती है तकरीबन, ये कोई 25,000 की इंजेक्शन है, वो सबकोटिनियस लगा देते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो तो कर सकते हैं। दूसरा भी एक काम होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप कैल्सीटोनिन की इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा था? रिजॉर्प्शन करा रहा था। कैल्सीटोनिन उसका उलट हार्मोन है, वो क्या करता है? कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो कभी कभी उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रुकवाने के लिए फिर हम कैल्सीटोनिन का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो कुछ लोग जो हार्मोन्स को टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको कभी कभी कैल्सीटोनिन की इंजेक्शन भी लगानी पड़ती है। तो ये ओवरऑल ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें आप देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कौन से बोन्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, पेशेंट क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम कैसे उसको डायग्नोस करते हैं, और रफली एक दिमाग में होना चाहिए कि हम इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। ये 4-5 चीज़ें आपको ऑस्टियोपोरोसिस में देखने को मिलेंगी। इसकी मैं आपको PDF भी भेज देता हूँ और इसको प्रोसेस करके फिर इसकी मैं वीडियो भी भेज देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है कि फिजियोथेरेपी में इसका बड़ा रोल है। तो आगे से ऑस्टियोमाइलाइटिस, फिर ये रिमेटॉइड और ये सारी चीज़ें, और इसके साथ फिर कुछ और टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने टॉपिक आपके हो गए हैं ये, और इसका एक मैं प्लान बना देता हूँ कि बाबा इतना इतना हमारा काम हो चुका है, इतना रहता है और ये टाइम लगेगा अभी और, तो ताकि आपको एक प्लान बन जाए और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो। लेकिन रुके नहीं आप, जो भी आपका हो चुका है वो एग्ज़ाम में है शामिल, तो आप उसको जारी रखें अपने काम को। अंडरस्टैंड? तो ये जैसे मस्कुलोस्केलेटल ख़त्म हो जाएगा तो हम इस पूरे मस्कुलोस्केलेटल का एक सिंगल टेस्ट रख लेंगे हम लोग, कम से कम इसमें कम से कम 15 टॉपिक्स हो जाएंगे और इससे हम इंशाल्लाह ताला काफ़ी क्वेश्चंस निकाल लेंगे।